नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर में प्रैक्टिस सेट संख्या 18वां हल करेंगे। इसके पहले जो हम 17 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर? तो यहाँ पे आपका डी विकल्प से हो जाएगा, गुजरात में। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला था नालंदा, दूसरा वल्लभी और तीसरा जो था वह विक्रमशिला। नालंदा वह बिहार में है और यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र था। उसके बाद वल्लभी ये आपका गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है और यह जो है हीनयान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला ये भी बिहार में है और विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो किया गया था पाल नरेश धर्मपाल के द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ? तो ये है राजगीर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राजगीर या राजगीर ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की भैवरा पहाड़ियों पर जो है सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। सिख गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता की थी और जहांगीर ने उन्हें जो है मृत्युदंड दिया था। किसको? तो गुरु अर्जुन देव को। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो यह है राम प्रसाद बिस्मिल, ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। काकोरी कांड 9 अगस्त, डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है। 9 अगस्त 1925 को यह घटित हुआ था। इस घटना में कुल 29 क्रांतिकारी पकड़े गए थे और इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन पर जो है मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद के जेल में जो है फांसी दी गई थी। पांचवा क्वेश्चन है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। पहला है जास्कर पर्वत श्रृंखला, दूसरा है धौलाधर पर्वत श्रृंखला, तीसरा है लद्दाख पर्वत श्रृंखला और चौथा है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम आपको बताना है इसमें। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, सबसे पहले हो जाएगा धौलाधर श्रृंखला, फिर जो है आपका जास्कर श्रृंखला होगा, फिर लद्दाख श्रृंखला होगा और लास्ट में जो है आपका काराकोरम। तो यहाँ दक्षिण से उत्तर पूछा गया है, ये विकल्प जो है यहाँ पे सही हो जाएगा 2, 1, 3, 4। दोस्तों यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपीपीएससी हो या फिर यूपी SSSC, तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको बता दें कि अनअकैडमी पर जो है स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज जो है कराया जाएगा। ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है, जो कि प्रत्येक संडे को जो है दोपहर 1 बजे ये टेस्ट कराया जाता है और इसका एनालिसिस जो है शाम को 7 बजे कराया जाता है। तो इस टेस्ट से आप लोग जो है ज़रूर जुड़िएगा। उसके बाद जो है अनअकैडमी प्लस का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है ये सभी फीचर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका जो बैच कोर्स है अनअकैडमी पे, देख सकते हैं यहाँ पे कि लक्ष्य यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2022 ये आपका शुरू हो रहा है 30 मार्च से। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम को जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे तो आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। EXAMLEARNER। तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो आपको जो 1260 रुपये पड़ेंगे। 3 मंथ का 3150, उसके बाद 6 मंथ का 5040, उसके बाद जो है 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 6300, 2 साल का सब्सक्रिप्शन के लिए 7560 रुपये आपको पे करना है। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप अनअकैडमी से जो जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्जाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा
पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा त्रिपुरा। पटकाई पहाड़ियाँ ए असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, यह मिजो पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। 7वां क्वेश्चन है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो ये दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हार्स अक्षांश कहलाता है। और दूसरा है हार्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा केवल एक जो है वह सही है। हार्स अक्षांश यानी कि जिसे अश्व अक्षांश कहा जाता है, ये उच्च वायुदाब कटिबंध है। तो यहाँ पे कथन दूसरा क्या है वह आपका गलत है, पहला जो है केवल सही है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है ग्रेट बियर, दूसरा है बैकाल, तीसरा विक्टोरिया, चौथा है सुपीरियर। तो अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले हो जाएगा सुपीरियर, सबसे बड़ा है, तो चौथा हो जाएगा पहले। सुपीरियर के बाद जो है दूसरे नंबर पर विक्टोरिया हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, 4 3। उसके बाद जो है आपका बैकाल झील है, बैकाल लेक यानी कि दूसरा हो जाएगा, और सबसे अंतिम हो जाएगा ग्रेट बियर। तो यहाँ पे जो है 4 3 2 1 ए विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। तो पहला है भूमि की कम या शून्य जुताई, दूसरा है खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, तीसरा है फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो है सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शून्य जुताई खेती करने का वह तरीका होता है जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। इसके कारण भूमि में नमी बनी रहती है और खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग एवं फसल अवशेष की खेत में रहने देने के कारण ही भी भूमि की नमी में वृद्धि होती है। और इस प्रकार ये तीनों ही पद्धतियाँ कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती हैं। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो सी ऑप्शन अलसी तिलहनी फसल साल भर ये उगाई जा सकती है, ये आपका सही नहीं है, गलत है। गेहूँ, जौ, अलसी, रेपसीड, सरसों, चना ये सभी जो है रबी के मौसम की फसलें हैं। इनकी बुआई जो है अक्टूबर से दिसंबर में तथा कटाई जो है वह अप्रैल मई में होती है। तो ये आपका जो है सी ऑप्शन सही नहीं है। 12वां प्रश्न शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं किसकी। तो ये मक्का की फसलें हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान 2 ये मक्का की जो है आनुवांशिक परिवर्तित उच्च किस्म है। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया फसल, दूसरी तरफ बीमारी और रोग दिया गया, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो धान में दिया गया हरित बाल रोग, ये आपका सही नहीं है। हरित बाल रोग ये बाजरे में पाया जाता है ना कि धान में। तो पहला जो है आपका यहाँ पे सही नहीं है। बाकी बाजरा में अर्गट रोग भी पाया जाता है, मटर में बुकनी जिसे पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, चना में उकठा या विल्ट रोग पाया जाता है। 14वां क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ आप 4 ऑप्शन दे सकते हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो डी ऑप्शन दिया गया है कि कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, ये आपका सही नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो है पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली जो है ये लागू की गई थी। और इस प्रणाली के तहत जो है किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है और किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर 1 कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है, ना कि समय समय पर जो है नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। तो ये इसलिए आपका जो है सही नहीं है। 15वां क्वेश्चन है कार्टाचोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है।
तो यह जैव सुरक्षा समझौते से, ए विकल्प सही हो जाएगा। कार्टाजोना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। इसे 29 जनवरी सन 2000 को स्वीकार किया गया था और 11 सितंबर 2003 से यह लागू किया गया। भारत ने जो है 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजोना प्रोटोकॉल की पुष्टि की थी। तो इसका संबंध पूछा गया है जैव सुरक्षा समझौते से है। 16वां प्रश्न है, फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपका जो है 2000 यानी कि ISFR रिपोर्ट 2017 का पूछा गया इसमें, लेकिन जो है अभी 2019 में ISFR 2019 ये जारी किया गया जिसमें भारत का जो है वन क्षेत्र वह 21.67% है और वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों देखा जाए तो आपका 24.56% है। तो 2017 का ISFR रिपोर्ट के अनुसार जो वनावरण था भारत का वह 21.54% था और वनावरण प्लस वृक्षावरण जो था वह 24.40% था। तो 2017 के डाटा के अनुसार देखा जाए तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा 24.40%। लेकिन आपको जो है नया डाटा याद रखना है ISFR का 2019 का रिपोर्ट जिसमें जो है भारत का वनावरण जो है वह अब 21.67% है और वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों जो देखा जाए तो 24.56% है ये। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। दूसरा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। तीसरा है, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ जो है आपका दूसरा और तीसरा सही है, पहला इसमें सही नहीं, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने और पशु कल्याण कानूनों पर एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है। इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अनुच्छेद 14 के तहत की गई थी और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। तो कथन जो है दूसरा आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा भी कि राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ये भी सही है। पहला इसमें सही नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है। 18वां क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो यह किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार जो है सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वह वकालत नहीं कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 220 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों में जो है वकालत वह कर सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है तब तक पद धारण कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को पदावधि से पूर्व हटाने के लिए संसद में अभियोग चलाना या निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संकल्प पारित करना वह आवश्यक है। 20वां क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। कब? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन के द्वारा। जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1965 में वहाँ राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पदनाम यानी कि सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया तथा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित हुआ। और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जो है जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख ये संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो कि राष्ट्रपति द्वारा उसके द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनके द्वारा किए जाने का जो है प्रावधान अब किया गया है। तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है और राज्यों की संख्या भारत में 28 हो गई है। 21वां क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किन के निर्वाचन में भाग लेती है?
तो पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति के, तीसरा राज्यसभा के सदस्यों के और चौथा है राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो है दूसरा यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति, राज्य विधानसभा के सदस्य जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, बाकी भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 जो है वह सही है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया फसल, दूसरी तरफ प्रजाति दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं अलसी की प्रजाति दिया गया सूर्या, ये आपका सुमेलित नहीं। सूर्या आम, पपीता, आलू इनकी जो है प्रजाति है, न कि अलसी की। तो बाकी जो है सभी आपका सुमेलित हैं। सरसों की प्रजाति है बउड़ा, मटर की प्रजाति है सपना, मूंगफली की प्रजाति है कौशल। और निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो यह है ब्यूटाक्लोर, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शाकनाशी एक प्रकार का रसायन होता है जिसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ब्यूटाक्लोर एसिटैनिलिड ये जो है वर्ग का एक शाकनाशी है। ये भारत में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग धान की खेती में किया जाता है। तो याद रखिएगा शाकनाशी ब्यूटाक्लोर है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि कसकुटा यानी कि अमरबेल ये परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। कारण आ रहा है यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा। ए सही है किंतु आर क्या है वह गलत है। कसकुटा यानी कि अमरबेल एक प्रकार की जो है लता है, इसे अमरबेल भी कहा जाता है और यह परजीवी आवृत बीजी पौधे का एक उदाहरण है जिसमें पत्तियों और पर्णहरिम का पूर्णतः अभाव होता है। यह पीले पतले दुबले तने वाला पूर्ण स्तंभ परजीवी यानी कि टोटल स्टेम पैरासाइट है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट जाता है और स्थान स्थान पर परजीवी मूल निकलकर पोषक के तने के जाइलम तथा फ्लोएम में वह घुस जाते हैं। तो प्रश्न जो है 2 पूछा जाता है, बनता है कि फ्लोएम यह किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पौधे में भोजन को पहुंचाने के लिए फ्लोएम उत्तरदायी होता है और पौधों में जल वहन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो वह है जाइलम। जाइलम ऊतक जो है ये आपका पौधों में जल वहन के लिए उत्तरदायी है और फ्लोएम जो है ये आपका भोजन के लिए जो है उत्तरदायी है। 25वां क्वेश्चन है, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। मोम की परत ये फलों और सब्जियों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने का आधुनिक तरीका है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो यह गाश्मीर रेशम कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, ई की आयु यस की आयु से 2 गुनी है। उनकी आयु में अंतर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना या सूचनाएं पर्याप्त हैं? तो पहला दिया गया है 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात जो हो जाएगा 9:5 होगा और 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, या तो 1 या तो 2, दोनों ही निष्कर्ष से जो है निकाला जा सकता है। क्योंकि जो है यदि हम पहले वाले कथन से देखें तो कह रहा है कि 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पश्चात आप जो है यस की आयु को जो है x+5 मान सकते हैं और ई की आयु को जो है आप 2x+5 मान सकते हैं, क्योंकि दोगुना कह रहा है। तो आप इसके अनुसार जो लगा सकते हैं 2x+5 बटा x+5 बराबर क्या कह रहा है कि 9:5 हो जाता है। तो बटा बराबर हो जाएगा 9/5 हो जाएगा। आप इसे हल करेंगे तो क्रॉस सबसे पहले आप गुणा करेंगे तो 5 दूना 10x हो जाएगा प्लस 5 पचे 25 बराबर हो जाएगा 9x प्लस 9 पचे 45। इसके बाद इसे आप हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 45 माइनस 25, कितना निकल के आएगा 20। x बराबर 20 आपका आ गया। इस तरह आप जो है अब जिसकी भी आयु निकालना हो आप याद कर सकते हैं। और 28वां प्रश्न है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है तथा माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। पिता और माता की उम्र का योगफल 51 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र क्या है?
तो आप मान सकते हैं पुत्र की उम्र को आप x मान लीजिए और पिता की उम्र को 9x, क्योंकि 9 गुना कह रहा है यहाँ पे। तो पुत्र का उम्र आप x माने हैं और पिता का जो है 9x। तो माता की उम्र जो है कितना हो जाएगा, 8 गुनी है पुत्र की, तो 8x हो जाएगा। तो टोटल जो है 9x प्लस 8x बराबर कितना है, 51। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 51/17। तो 17 तियाँ कितना होता है 51। x बराबर कितना निकल के आया, 3। x बराबर 3 आ गया। तो पुत्र की आयु कितनी वर्ष होगी, 3 वर्ष, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 29वां प्रश्न, 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 तक संख्याओं तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आएगा। तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा 14 बार। 1 से 99 तक संख्याओं में 3 से विभाज्य ऐसी संख्याएं जिनमें अंक 5 हो। तो सबसे पहला तो आपका 15 हो जाएगा, उसके बाद 15 के बाद 45 होगा, फिर 51 हो जाएगा, फिर आपका 54 होगा, फिर 57 होगा, 57 के बाद फिर जो आपका 75 होगा। तो ये टोटल जो है कितना हो गया आपका, टोटल 1 2 3 4 5 6 हो गया। और 1 से 99 तक की गिनती में 5 अंक कुल 19 संख्याओं में आता है। तो जिनमें जो है 55 में ये 2 बार आता है। तो इन 19 संख्याओं में से 3 जो है विभाज्य कुल जो है 6 संख्याएं हैं। तो 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 तक संख्याओं की गिनती में 5 अंक की बारंबारता देखा जाए तो 19 में से आप टोटल 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 13, और 1 जो है आप जोड़ देंगे, उसमें टोटल कितना होगा 14। तो आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा 14। 30वां प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 तो x² प्लस 1/x पे पावर 4 का मान आपको निकालना है। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन से होगा 527। आप लगा सकते हैं जो है x² प्लस 1/x² बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 बराबर 23 हो जाएगा। तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर हो जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 2। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 माइनस 2, तो हो जाएगा बराबर 527। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो सही होगा सी ऑप्शन से हो जाएगा 527। सूत्र जो यहाँ लगेगा आपका a प्लस 1/a बराबर x, तो a² प्लस 1/a² बराबर x² माइनस 2, ये फार्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई होगा। 31वां प्रश्न है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं x प्लस 1 9 माइनस x और 5x माइनस 3 से निरूपित की जाती हैं तो ऐसे कितने त्रिभुज जो है वह संभव हैं। तो यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन से होगा केवल एक त्रिभुज जो है आपका संभव है। 32वां प्रश्न, 2 गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके आयतन का अनुपात आपको निकालना है। तो गोले, सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4πr² गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। और गोले का आयतन आपको निकालना है, तो गोले का आयतन का फार्मूला जो होता है 4/3πr³ जो है ये गोले का आयतन का फार्मूला होता है। तो दोनों फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल हो आपका 2 दिया गया है, तो एक को r1 मान सकते हैं और एक को जो है r2 मान सकते हैं। तो 4πr1 का स्क्वायर बटा 4πr2 का स्क्वायर बराबर अनुपात कितना दिया 9:4 का, तो 9/4 हो जाएगा। तो एक कट जाएगा आपका, बचेगा कितना r1 बटा r2 बराबर हो जाएगा √9/4। तो अंडर रूट से बाहर आएगा कितना हो जाएगा 3/2। तो गोले का आयतन अब आपको निकालना है, आयतन का अनुपात, तो 4/3πr³ होता है। तो 4/3πr³ एक r1 का क्यूब हो जाएगा बटे जो जाएगा 4/3πr2 का क्यूब हो गया। तो ये आपका यहाँ भी कट जाएगा, कितना बचा r1³ बटा r2³। तो 3/2 ये मान आया है आपका। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब बटे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो अनुपात जो आएगा आपका 27:8,
यानी कि बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। 33वां क्वेश्चन है, यदि एक बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमाएं क्रम से 10 और 40 हैं तो वर्ग का मध्य बिंदु क्या है? तो यहाँ पे आपका ए विकल्प से हो जाएगा 25 होगा। बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमाएं ज्ञात हों तो वर्ग का मध्य बिंदु निकालने के लिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, ये इसका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको पता है निम्न सीमा पता है आपको कितना है 10, और उच्च सीमा भी पता है आपको कितना है 40। तो 10 प्लस 40 बटा 2 हो जाएगा। तो 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा 50, 50 बटा 2 कितना हो जाएगा 25। तो आंसर जो आएगा आपका 25 यहाँ आएगा। 34वां क्वेश्चन है, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो 4 विकल्प आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग 15% जो है वह उत्तर प्रदेश में है। और 35वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो यह किया गया है गाजियाबाद में, सी ऑप्शन से हो जाए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में जो है देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय यह स्थापित किया गया है। 36वां प्रश्न है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, छठा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, ये 22 से लेकर के 25 दिसंबर 2020 के बीच आयोजित किया गया है। 22 से 25 दिसंबर 2020 के मध्य जो है छठा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ और ये आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए भारतीय विज्ञान तथा औद्योगिकी नवाचारों की भूमिका की झलक प्रस्तुत किया। यह महोत्सव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान भारती यानी कि विभा जिसे कहा जाता है द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक यह कार्यक्रम था। 38वां प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा अनुशंसित 8 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से समुद्र तट का भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए अनुशंसित नहीं किया गया था? तो यह आपका कनारा तट जो कि केरल में है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, 9 अक्टूबर 2020 को एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका परीक्षण अरब सागर में किया गया। दूसरा, यह DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तीसरा, इसका परीक्षण सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो है आपका दूसरा और तीसरा सही है, पहला यहाँ सही नहीं है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 9 अक्टूबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे DRDO कहा जाता है ने पीढ़ी के जो है नई पीढ़ी के स्वदेश विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का उड़ीसा के तट से दूर व्हीलर द्वीप पर इसका परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण जो है सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया। और रुद्रम ये भारतीय वायुसेना के लिए DRDO द्वारा विकसित देश का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इस मिसाइल को लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में एकीकृत किया गया है। तो दूसरा और तीसरा जो है सही है। इसका परीक्षण पहला जो दिया गया अरब सागर में किया गया, ये आपका गलत है। और अंतिम प्रश्न 9 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? तो यह है गोवा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 9 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में गोवा राज्य ने प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। और ये जो है आप महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है आपका, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित GIC यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता के लिए जो है GS का 18वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो है 17 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं।
जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।